वो मुसलसल उसकी सख्त गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा मुमकिन कहाँ था कि वो नाजुक सी जान उस पहाड़ नुमा वजूद से छुटकारा हासिल कर पाती। वो उसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले जाकर दरवाजे के साथ लगाकर दरवाज़ा बंद कर गया। जबकि वो खौफजदा आंखों से उसकी ये हरकत देखने लगी, वो उसके अतराफ में दोनों हाथ टिकाए उसके चेहरे पर झुक गया तो वो सूरत से मुंह मोड़ गई। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटें प्लीज़। उसके इस जुमले पर वो सुर्ख आंखों से उसे घूरने लगा। क्यों, बुरा लग रहा है क्या? यही तो चाहती थी ना तुम, फिर अब ये नखरे कैसे? उसकी बात पर वो हद तक के एहसास से नम आंखें मीच गई। प्लीज़ लाला, मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिराएं। मैं तो सिर्फ इससे पहले कि उसका जुमला पूरा होता वो दाएं हाथ का मुक्का बनाकर जोर से दीवार पर मार गया। उसकी हरकत पर वो बेसाख्ता चीख पड़ी। आंखों से आंसू मोतियों की तरह गालों से बहते ठोरी पर गिरते जा रहे थे। वो उसके झूठे आंसू देख कर जबनाक होता उसका मुंह दबोच गया। आह, उसके मुंह से सिसकारी निकली। ये अपनी मासूमियत का नाटक ना बंद करो आप। किस कदर दोगली और मक्कार हो तुम। एक तरफ मेरी मोहब्बत में आहें भरती हो और दूसरी तरफ मेरे ही मुंह पर मुझे लाला बोल रही हो। शक्ल से मासूम दिखने वाले इस कदर अय्यार और मक्कार हो सकते हैं, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो बगैर अपनी सफाई में एक भी लफ्ज़ बोले चुपचाप आंसू बहाती जा रही थी। वो उसे देखते ही एकदम उसके कान के नज़दीक झुक गया, इस कदर नज़दीक कि उसके लब मुकाबिल के कानों से मैस होने लगे। तो वो कपकपा उठी। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी दुल्हन बनने का, तो तैयार हो जाओ। बहुत जल्द इसी कमरे में इसी हक से आओगी तुम, और फिर शुरू होगा असली खेल। जहाँ उसके हिलते होंठ कानों से मैस होते उसे इम्तहान में डाल रहे थे, वहीं उसके अल्फाज तेज धार छुरी की मानित उसका कलेजा छलनी कर रहे थे। I'm प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाली हूँ। आप बाबा बनने वाले हैं, शर्मा कर कहती वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई, जो हैरत और बेयकीनी से जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि अपनी फीलिंग्स बयान ही नहीं कर पा रही, इतनी खुश कि अपनी फीलिंग्स बयान ही नहीं कर सकती। हमारी फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसकी कमीज़ के बटनों से खेलती वो शर्मगी आवाज़ में उससे मुखातिब थी। जब वो उसकी बात काट गया, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। उसके रूह फुर्सा अल्फाज कानों में पड़ते हुए एक झटके से उससे दूर हुई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? इस कदर घटिया मजाक किस तरह कर सकते हैं आप मेरे साथ? उसकी आंखों के साथ साथ आवाज़ में भी बेयकीनी बेयकीनी थी। मैं ना ही कोई मजाक कर रहा हूँ और ना ही कोई बकवास। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए बस। हम कल सुबह ही हॉस्पिटल जा रहे हैं, ओके? वो अपनी बात मुकम्मल करता उसके गाल पर हाथ रख गया, जब वो एक झटके से उसका हाथ हटा गई। उसकी इस हरकत पर वो ज़ब्त करके रह गया। आप इस वक्त एक वहशी बन चुके हैं, पर मैं डायन बनकर अपनी औलाद को नहीं निगल सकती। वो उससे 2 कदम फासले पर होती उंगली उठाकर उसे तंबीह करने लगी। हरी आंखों से मुसलसल आंसू बहते चले जा रहे थे। वो उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके से उसे खुद के साथ लगा गया, और वो भरपूर एहतजाज करती उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, पर वो उसे मज़ीद खुद से लगा गया। तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास फ़ैसला करने के लिए आज की रात है बस। अच्छी तरह सोच समझ कर फ़ैसला कर लो कि तुम्हें अपना शोहर चाहिए या फिर औलाद। तुम दोनों में से किसी एक को मुंतखब करने का हक रखती हो। फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, और मैं अपने कौल और इरादों का कितना पक्का हूँ ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। वो बेयकीनी से उसकी सुर्ख होती आंखों में देखने लगी, तो वो झुककर उसकी आंखों पर अपना लम्स छोड़ता, अपनी गिरफ्त से उसे आज़ाद करता कमरे से निकलता चला गया। उसके जाने के बाद वो बेदम सी बेड पर गिर गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो शख्स उस पर जान लुटाता था, इतनी आसानी से उसकी जान निकाल चुका था। उसके मुंह से निकला एक एक लफ्ज़ उस नाजुक सी लड़की की रूह को लहूलुहान कर चुका था। उसके हाथ बेसाख्ता अपने पेट पर गए, और फिर वहां मौजूद नन्ही सी जान को महसूस करती वो फूट फूट कर रो दी थी। एयरपोर्ट पर उस वक्त भगदड़ मची हुई थी। भांत भांत के लोग मौजूद थे। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो अपने प्यारों को रुखसत करने आए थे और उन प्यारों से जुदाई को सोचकर गमगीन नजर आ रहे थे। कुछ ऐसे थे जो अपना मुल्क, अपना घर बार, अपने अजीज़ों अकारिब को छोड़कर न जाने कितने अरसे के लिए इस सरजमीन को खैरबाद कहने वाले थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो जाने कितने तवील अरसे के बाद अपने प्यारों से मिल रहे थे। उनके प्यारे भी होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में खुशी की नमी लिए उनके पुरतपाक इस्तकबाल के लिए पुरजोश खड़े थे। ऐसे में एक नौजवान काले पैंट कोट में मलबूस, दोनों हाथों को पैंट की जेबों में डाले, बगैर इधर उधर देखे, नाक की सीध में चलता जा रहा था।
पीछे उसके सामान से भरी ट्रॉली घसीटता एक मुलाजिम उसके साथ चल रहा था और उसका सेक्रेटरी। दोनों अपने बॉस की तेज रफ्तारी देख अपने कदमों की रफ्तार में भी तेजी ला रहे थे। कई हसीनाएं मुड़ मुड़ कर उस हैंडसम शहजादे को निहारने में मसरूफ थी, जिसने काला पैंट कोट पहन रखा था और पैरों में काले ही शूज पहन रखे थे। माथे पर शिकनों का जाल बिछा था और जबड़े भींच रखे थे। भूरे बाल पेशानी पर बिखरे पड़े थे, जिन्हें वो वक्त ब वक्त दाहिने हाथ से पीछे को गिरा देता। दाहिने हाथ पर प्राडो की स्याह टाइल वाली कीमती घड़ी पहन रखी थी, जो उसकी मजबूत मर्दाना कलाई पर खूब जच रही थी। आंखों पर स्याह चश्मा होने के बायस आंखें गैर वाजे थी, पर तीखे अब्रों के दरमियान पड़ती सिलवटें यही जाहिर कर रही थीं कि मुकाबिल ने आंखें सुकेड़ रखी हैं। तीखी नाक पर गुस्सा पहरा दे रहा था, जबकि उनाबी होंठ सख्ती से आपस में पैवस्त थे। मोबाइल बजने की आवाज़ पर उसने पल भर को रुक कर जेब से मोबाइल निकालकर चश्मे के पीछे छुपी आंखों के सामने किया। ये उसका पर्सनल नंबर था। वो दाएं हाथ से मोबाइल पकड़ता बाएं हाथ की 2 उंगलियों से अपनी हल्की भूरी शेव सहलाने लगा। मैसेज पढ़ते उसने मोबाइल वापस जेब में डाला और सरसरी सी नज़र आसपास के माहौल पर डाली। लड़कियों की नज़रों को अपने सरापे पर टिके पाकर तल्खी से मुस्कुरा दिया। अगर उनमें से कोई ये जान लेता कि इस मजबूत और तुंद सरापे का हामिल इंसान एक मसनूई टांग के सहारे चल रहा है, तो फिर देखता वो उनका तासुर और उनकी निगाहों का वालेहानापन। ये जानते ही कि वो 6 फुट ऊंचा मर्द, मजबूत मर्द, एक टांग से महरूम है और मसनूई टांग के सहारे चल रहा है, तो यही वारफ्तगी और सताइश भरी निगाहों में तरस और तोरहम समा जाता। वो तल्खी से मुस्कुराकर सर झटकता एयरपोर्ट की हदूद में खड़ी पहले से मौजूद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, तो मुस्तैद खड़े ड्राइवर ने झट से सलाम झाड़ते उसके लिए दरवाज़ा खोला। तो सर हिलाकर सलाम का जवाब देता वो गाड़ी में विराजमान हुआ। उसके बैठते ही गाड़ी साफ पुख्ता सड़क पर फर्राटे भरती हुई मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद जब गाड़ी एक सरसब्ज इलाके में दाखिल हुई, तो उसका दिल यकबार की धड़का था। 4 साल के तवील अरसे के बाद उसने यहाँ का रुख किया था। सड़क के अतराफ में लगे बोर्ड पर स्याह रोशनाई से लिखा गया खजदार। उसका दिल धड़का गया। उसने शीशा थोड़ा नीचे किया तो खजदार की ठंडी मीठी हवाओं ने उसका मुंह चूमते उसका इस्तकबाल किया था। वो गहरी सांस भरता अपने इलाके की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा, पर जैसे ही अपनी वापसी की वजह जहन में आई तो उसके हलक में आंसुओं का गोला फंस गया। आंखों में नमी घुलने लगी। गाड़ी एक झटके से रुकी तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। वो खुद पर काबू पाता खुद को आगे पेश आने वाले हालात के लिए तैयार करने लगा। हवेली के दालान में दाखिल होते ही उसके कानों ने अपने आप को चीखो पुकार और बैन सुनने से रोक नहीं सका। कानों के पर्दों से आहें टकराने लगी थी। वो शिकस्ता कदम मर्दाने में दाखिल हुआ लेकर, तो सामने नजर आते मंजर को देखते उसका कलेजा हलक को आया। सफ़ेद चादर में लिपटा वजूद उसको चीखने पर उकसा रहा था। जिस इंसान की शरारतों से बलोच हवेली के दरो दीवार झूम उठते थे, जिसके कह कहे सुनकर उस हवेली के हर इंसान की सांसें चला करती थी, वही शोखो चंचल लड़का उस हवेली की जान, मीर अफगन बलोच, सफ़ेद चादर में लिपटा मनोमट्टी नीचे जाने को तैयार था। वो उसके सिरहाने बैठकर उसका हाथ थामे अपनी आंखों से लगा गया। जब्त करना मुश्किल होता जा रहा था। अपने बाप और ताया से मिलकर उन्हें तसल्ली देता वो जनान खाने की तरफ बढ़ गया। सफ़ेद चादर में लिपटी औरतें इससे सख्ती आहें भरती एक दूसरे को सहारा दे रही थी। सबसे पहले उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ी। शिफान मेरा लाल। वो लपक कर उसकी तरफ आई और रोते हुए उसके साथ लगती उसका चेहरा हाथों में थामती उसका मुंह चूमने लगी। माँ का लम्स मिलते उसके जब्त का बंधन टूटा और एक आंसू फिसलता हुआ उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ। वो माँ को खुद से अलग करता बड़ी माँ की तरफ बढ़ा, उन्हें अपने साथ लगा गया। वो एक मर्तबा फिर फूट फूट कर रो दी। सब्र करें बड़ी माँ, वो हमारे पास अल्लाह की अमानत था, तो उसने वापस ले ली अपनी अमानत। हर आने वाले को वापस जाना ही है एक ना एक दिन। ये दुनिया फ़ानी है, किसी चीज़ को बका नहीं सिवाय उस पाक ज़ात के। आप सब्र करें, यूं रो रो कर उसकी रूह को तकलीफ़ तो ना दें, बल्कि उसके आगे की आसानी करें। उसे हमारी दुआओं की ज़रूरत है बस इस वक्त। वो उनका सर थपथपाता अपने दिल पर काबू पाता उन्हें तसल्ली देने लगा। कैसे सब्र करूं शिफान, कैसे? मेरे दिल का टुकड़ा था वो। जिस तरीके से उन जालिमों ने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतारा, मुझे कैसे सब्र आए? मेरा दिल फट रहा है शिफान।
अपनी माँ की बातें सुनती ज़ुहान फिर से सिसकने लगी तो मिर्ज़ा शिफ़ान बलोच उसे अपने भी हिसार में भर गया। वो उसके बाजू से लगे सिसकने लगी। उनका गम जितना बड़ा था, सब्र भी आते आते ही आना था उन्हें। सुर्ख भारी अरूसी जोड़े में पूर पूर सजी वो उस वक्त आईने के सामने बैठी, खुद पर नज़रें टिकाकर एक ही सोच में मुब्तला थी। क्या वो वाकई एक दुल्हन थी? क्या दुल्हनें ऐसी होती हैं सच में? ये हार श्रृंगार उसने करने का सोचा था, पर यह हार श्रृंगार उस शख्स के लिए तो ना था जिसके लिए उसने सोच रखा था। दिल में किसी और शख्स को बसाते किसी और के नाम का हार श्रृंगार किस कदर तकलीफ देता है, कोई उस वक्त उससे पूछता। गले में लिपटा हीरों से सजा भारी हार उसे अपनी गर्दन के गिर्द लिपटा अजदहा मालूम हो रहा था, हर वक्त डसने को तैयार। कलाइयों में पहने जड़ाऊ कंगन उसे हथकड़ी की तरह महसूस हो रहे थे, जो उसे उम्र कैद करने को पहना दिए गए थे। एक भारी गंभीर सरगोशी उसे अपने कानों में सुनाई दी। सरदारनी, जिस दिन तुम इस सरदार के नाम का जोड़ा पहनकर अपना आप पूर पूर सजाकर इस सरदार की सेज सजाओगी, वल्लाह उस दिन मुझ पर लाजिम हो जाएगा कि मैं रब के हजूर चीख चीख कर अपनी खुशबख्ती पर शुक्र अदा करूं और इस गांव के हर शख्स को बताऊं कि देखो, तुम्हारे सरदार ने अपनी सच्ची लगन की बदौलत अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए अपना मुकद्दर कर लिया। हाथ में पकड़ी चूड़ी दबाव पड़ने पर टूट चुकी थी, कई हिस्सों में टूटकर उसकी कलाई को जख्मी कर गई थी, तो वह सिसक कर यादों के हिसार से बाहर आई। जख्मी हाथ से होती हुई उसकी नज़र सामने नजर आते अपने अक्स पर शीशे में पड़ी तो वो हैरान रह गई। कई आंसू उसके गालों से फिसल फिसल कर नीचे गिर रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगली की पूरों से अपने गालों को छू कर देखा, जैसे जांचना चाह रही हो कि क्या वाकई ये बेमोल पानी उसके आंसू ही हैं। क्या अभी तक इन सब्ज कटोरों में इतनी नमी बाकी थी कि यूं बरसात होती? इतने में दरवाज़ा खटका और दो लड़कियां रोती हुई अंदर दाखिल हुई। वो उसकी तरफ लपकी। गजब हो गया साहिबा, तू बैठे बिठाए लुट गई। हाय और बर्बाद हो गए हम। उनके रोने पीटने पर उसका साकित दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो तुम लोग? और इस तरह बोलने का क्या मकसद है? उसके पूछने पर वो दोनों आंखों में बेबसी लिए उसकी तरफ देखने लगी। सरदार अरकम बलोच के बेटे का कत्ल हो गया, और कत्ल करने वाला जानती हो कौन है? फाइक चौधरी। जिरगा बैठ चुका है, न जाने अब क्या फैसला हो। वो उसका जर्द पड़ता चेहरा देखे बगैर अपनी बात मुकम्मल करके वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब वो दिल में उठते दर्द पर काबू पाती उन्हें आवाज़ दे गई, सुनो, सरदार अरकम बलोच के किस बेटे का कत्ल हुआ है? ये सवाल करते उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। जब्त की हर दीवार जैसे टूटने को थी। सरदार का छोटा बेटा मिर्ज़ा अफगन बलोच। ये जवाब सुनते ही वो पीछे कुर्सी पर ढह गई। जहां अपने पिया की जिंदगी की नवीद ने उसमें एक जिंदगी फूंक दी थी, वहीं उसकी अपने भाई के लिए बेपनाह मोहब्बत याद करते उसे नए वहम सताने लगे। कुछ देर बाद उसे सुनने को मिला था कि सरदार ने कसास मांगा है, और वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि कसास में मकतूल की बहन जाएगी, और ये बात भी कि किस शख्स के साथ मकतूल की बहन को वन्नी किया जाएगा। उसने जब्त करते अपनी आंखें मीच कर खोली तो सामने फाइक चौधरी की बहन अलीना चौधरी रोती बिलखती बयान कर रही थी। साहिबा चौधरी को अपनी किस्मत पर रोती बिलखती अलीना चौधरी की किस्मत पर बेपनाह रश्क आया, जो उस शख्स का नसीब बनने जा रही थी जो साहिबा चौधरी की तहज्जुद में मांगी गई अव्वलीन दुआ था। वो शख्स जो कभी साहिबा चौधरी पर जान वारता था। चीखती चिल्लाती अलीना को जब जिरगे के लिए ले जाया गया तो साहिबा पत्थराई नज़रों से ये मंजर देखती एकदम चीख चीख कर रोने लगी। किस्मत की देवी ने उदास नज़रों से उस हुस्न की मलका को देखा था जो अपना सब कुछ हार बैठी थी। ये बलूचिस्तान के एक गांव कसदार के एक बड़े मैदान का मंजर था, जहां बरगद के कदीम और कदावर दरख्त के नीचे उस वक्त चौधरियों और बलोचों के दरमियान होने वाले गंभीर तनाज़े पर पंचायत बैठी हुई थी। दरख्त के ऐन नीचे पीछे मरकजी तख्त पर पंचायत के मुअज़्ज़िज़ सरबरा मौलाना अब्दुल हक साहब, जो कि एक मौलाना भी थे, सफ़ेद कड़कड़ाते शलवार कमीज़ में मलबूस, टांग पर टांग धरे, चेहरे पर इंतहाई संजीदा तासुरात लिए बैठे थे। उनके साथ ही गांव के दो और मुअज़्ज़िज़ और मुअम्मर अफराद विराजमान थे। उनके दाएं जानिब बलोच जबकि बाएं जानिब चौधरी ख़ानदान मौजूद था। चौधरियों के चेहरों पर उस वक्त हरास और खौफ वाज़ेह दिख रहा था, जबकि बलोचों के चेहरे सबसे सुर्ख पड़ रहे थे। मौलाना अब्दुल हक ने गला खंकारते हुए बात का आगाज़ किया। जैसा कि साफ जाहिर है, चौधरी अनवर के बेटे चौधरी फाइक ने सरदार अकरम बलोच के छोटे बेटे मिर्ज़ा अफगन बलोच को अपनी बंदूक से 3 गोलियां मारी, जिनमें से 2 उसके सीने में और जबकि
जबकि एक उसके दिमाग में पेवस्त हुई और वो मौके पर ही जान की बाजी हार गया। वहाँ मौजूद 2 गवाहों की गवाही के बाद चौधरी फाइक ने खुद भी तस्लीम किया है कि उसी ने ये कत्ल किया है। ये पंचायत मिर्ज़ा अफगन बलोच के अहल खाना को इजाज़त देती है कि वो कसास तलब करें। मैं अपने बेटे के गुनाह के बदले अपनी सारी ज़मीन बलोचों के नाम करने को तैयार हूँ। चौधरी अनवर की बात सुनते ही सरदार अरकम बलोच का बड़ा बेटा मिर्ज़ा उरहान बलोच एक झटके से अपनी जगह से उठा था। काला लिबास जो कि शिकन आलूद हो चुका था, पर फिर भी उस शानदार शख्स के मजबूत तवाना वजूद पर खूब जच रहा था। सुनहरी आंखें लहू रंग हो रही थी, कमान से अबरू माथे के दरमियान में बनने वाली लकीर से जुड़ रहे थे, जबड़े भिंचे हुए थे, जबकि चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ रहा था। होंठ आपस में पेवस्त थे, दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे वो सुर्खो सफ़ेद हाथ पर नीली रगें तन सी गई थीं। सरदार अरकम ने उसके बाजू पर हाथ रखा और आंख के इशारे से उसे तहम्मुल से काम लेने का इशारा किया। मेरा जान से अजीज़ भाई कत्ल हुआ है मिर्ज़ा अफगन बलोच का भाई और बलोच कबीले के होने वाले सरदार की हैसियत और जिरगे के मुताबिक मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मांग कर सकूं। और मेरा मुतालबा ये है कि पंचायत में मौजूद हर शख्स सांस रोके उसकी बात सुन रहा था। बिलाशुबा मिर्ज़ा ओहान बलोच अपने अल्फाज और अंदाज से किसी का भी सांस रोकने की सलाहियत रखता था। सब दम साधे उसके फैसले के मुंतज़िर थे। जिरगे में उस वक्त मौत का सा समा था। मेरी मांग ये है कि मेरे भाई के कत्ल के बदले में चौधरी फाइक की बहन मुझे वन्नी की जाए, या फिर खून के बदले खून। यही मेरा अटल फैसला है और इसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। उसके दूसरे फैसले पर हर शख्स को सांप सूंघ गया था, क्योंकि वहाँ मौजूद किसी फर्द ने भी इस फैसले की तवक्को तो हरगिज़ ना की थी। हर फर्द जानता था कि मिर्ज़ा ओहान बलोच इन रिवायतों के कितना खिलाफ है। फिर अपने लिए ऐसा फैसला हर किसी के लिए ताज्जुब का बाइस था। अनवर चौधरी मौलाना अब्दुल हक के बाद उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे थे, पर उसने किसी पुकार और फरियाद पर कान नहीं धरा। आखिर बेटे की ज़िंदगी बचाने की खातिर वो अपनी बेटी को कुर्बान करने को तैयार हो गए। कितनी अजीब बात थी ना, एक औलाद को बचाने की खातिर दूसरी औलाद को कुर्बान किया जा रहा था। थे तो वो दोनों एक ही माँ बाप की औलाद, फिर ये तफरीक क्यों कर? इसलिए क्योंकि वो बेटा था, नस्ल का अमीन था, बुढ़ापे का सहारा था, जबकि बेटी तो पराई थी। कल को अपने घर रुखसत हो जाती तो उनको क्या फ़ायदा देती? ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। इसी सोच ने कितने जहन ख़राब किए और कितने ही घर उजाड़े। होना तो ये चाहिए था कि जिसने गुनाह किया सज़ा भी उसी को भुगतनी चाहिए थी। इस तरह गुनाहों का रुझान भी कम हो, पर कम अकल और जाहिल लोग कहाँ ऐसा सोचें। वो तो बेटे की ज़िंदगी की खातिर बेटी को कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, ये जानने के बावजूद कि गुनाहगार ने अपने गुनाह की सज़ा काटनी है, जबकि बेटी ने बेगुनाह होते हुए भी मौत से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाना है। कुछ वक्त के बाद एक गाड़ी धूल उड़ाती वहां आकर रुकी और एक आदमी ने चीखती चिल्लाती अलीना चौधरी को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला, उसे घसीटते हुए वहां लाने लगा। उसे देखते ही मिर्ज़ा वहान बलोच के होंठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट छा गई। अब बना था ना खेल का असल मज़ा। अलीना अपने बाप को देखते ही रोती हुई उसकी जानिब लपकी और बाप के सीने से लगकर उसकी मिन्नतें करने लगी कि उसकी कुर्बानी ना दी जाए। जिरगे में मौजूद हर शख्स अफसोस भरी नज़रों से ये मंजर देख रहा था। फ़कत एक शख्स पुरसकून बैठा था और वो था मिर्ज़ा उरहान बलोच। वो कुछ देर ये जज्बाती मंजर देखने के बाद उठ खड़ा हुआ और कपड़ों से नादीदा सिलवटें दुरुस्त करता हाथ झाड़ने लगा। उसने अपनी मजबूत कलाई आंखों के सामने करके कलाई में सजी बेशकीमत घड़ी में वक्त देखा और एक बेजार नज़र सामने नजर आते बाप बेटी के जज्बाती मिलन पर डाली। उसने गला खंकार कर जिरगे में बैठे अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो मौलाना साहब को भी वक्त का एहसास हुआ। मेरा ख्याल है कि अब वक्त हुआ जाता है कि चौधरी फाइक की हमशीरा और चौधरी अनवर की साहबजादी को सरदार अरकम बलोच के बड़े साहबजादे मिर्ज़ा उरहान बलोच के निकाह में देकर वन्नी कर दिया जाए। चौधरी अनवर ने रोते हुए अलीना को पास पड़ी कुर्सी पर बिठाया और निकाह शुरू करने का इशारा किया, जब उरहान हाथ खड़ा करके उन्हें रोक गया। एक मिनट मौलाना साहब, जल्दी किस बात की है? मैंने कहा था कि मुझे फाइक चौधरी की बहन वन्नी की जाए, पर मुझसे ये सवाल पूछना किसी ने गवारा नहीं किया था कि कौन सी बहन। क्या अनवर चौधरी को अपने बेटे को आज़ाद करवाने की इतनी जल्दी है कि वो इतनी अहम बात भूल गया? उसकी बात पर जहाँ जिरगे में चहमी गोइयाँ होने लगी, वहीं चौधरी अनवर और फाइक के चेहरे सुर्ख पड़े।
मौलाना साहब, ये बात पहले ही वाज़ेह है कि मेरी एक ही बहन है, अलीना चौधरी, जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो फिर ओरहान बलोच की इस बेजा बात का क्या मतलब? फाइक नागवारी से बोला। जिरगे में मौजूद तमाम अफराद सवालिया नज़रों से ओरहान बलोच की तरफ देखने लगे। सरदार अरकम बलोच भी नासमझी से उसकी जानिब देख रहे थे। ये लड़का हमेशा से ही उनकी समझ से बाहर रहा था। मुझे वन्नी में फाइक की बहन अलीका नहीं, बल्कि साहिबा चौधरी चाहिए। वो उनके कानों में बोम फोड़ता अब सुकून से उन सब के तासुरात देख रहा था। उसकी बात समझ में आते ही फाइक उस पर झपटा और ओरहान उसे गिरेबान से पकड़कर पीछे धकेल गया। लोगों ने दोनों को छुड़वाकर काबू किया। इस खबीस की हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को मेरी बहन बोलकर उसे वन्नी में मांगने की? फाइक का फुड़ाने लगा। पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी होने वाली बीवी थी, बनी नहीं थी अभी तक। दूसरी बात ये कि वो तुम्हारी खाला की बेटी है, इस नाते से बहन लगी तुम्हारी। तीसरी और सबसे अहम बात ये कि मेरा भाई कत्ल हुआ है और ये जिरगा मुझे पूरा हक देता है अपने मुतालबे का। अब जल्द से जल्द साहिबा चौधरी को जिरगे में पेश किया जाए ताकि आगे की कार्रवाई भी मुकम्मल की जा सके। वो अपने रौबदार अंदाज में बोलता वापस अपनी नशित संभाल चुका था। उसके इस फैसले पर जहां चौधरी अनवर और अलीना ने सुख का सांस लिया, वहीं फाइक के हाथ से बाजी फिसल गई। पर वो उस वक्त बेबस था, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर थोड़ी ही देर में सुर्ख जोड़े में सजी बुत बनी साहिबा चौधरी को वहां लाया गया तो ओरहान उसे एक नज़र देखता आंखें फेर गया। सरदार अरकम बलोच के इशारे पर मौलाना साहब ने निकाह के कलमात अदा करना शुरू किए और चंद सानियों में ही साहिबा चौधरी के तमाम हकूक मिर्ज़ा ओरहान बलोच के नाम कर दिए गए। तमाम अफराद एक एक करके रुखसत होने लगे तो अनवर चौधरी भी ओरहान या साहिबा पर एक भी नज़र डाले बगैर आतिश फिशां बने फाइक को वहां से लेकर निकल गए। और हान बलोच के एक मुलाजिम ने ज़मीन पर गठड़ी बनी साहिबा को गाड़ी में डालने के लिए उसकी जानिब कदम बढ़ाए। इससे पहले कि वो साहिबा का बाजू थामता और हान ने उसका बढ़ा हुआ हाथ अपने मजबूत हाथ की सख्त गरीफ में लेकर एक झटके से उसे मोड़ा कि उस मुलाजिम की ज़ोरदार चीख गिरदो नवा में फैली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिर्ज़ा ओरहान बलोच की मिल्कियत, उसकी बीवी को छूने का सोचने की जसारत भी करो? वो लहू रंग आंखें उस मुलाजिम की आंखों में गाड़ कर धाड़ा। माफ़ कर दें सरकार, चाहें इस ना चीज़ को। मैं तो सिर्फ इससे पहले कि वो अपना जुमला अदा करता और हान एक झटके से उसे ज़मीन पर फेंक गया और साहिबा की तरफ बढ़ा। वो बेजान मूरत बनी साहिबा को कंधों से थाम कर एक जस में उठा खड़ा कर गया। वो बेख्तियार उसकी कमीज़ मुट्ठियों में जकड़ गई। उसने लरसते हुए धीरे से अपनी सब्ज आंखें वाकीं जो सीधा सुर्खी लिए भूरी आंखों से जा टकराई और हान खुद पर जब्त करता अपनी भूरी आंखें उसकी हरी आंखों से हटा गया और उसका बाजू दबोच कर उस गाड़ी के पास लाकर पिछली सीट पर धकेल कर जोर से दरवाज़ा बंद कर गया और खुद अगली सीट पर बैठ गया।